नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह आज भी हाजिर हैं कुछ खास मुद्दों को लेकर, कुछ खास पैनलिस्ट के साथ। देखते हैं क्या कुछ खास है आज के एजेंडे में। दिल्ली में पोलिंग के लिए मतदाता तैयार, सियासी दलों ने अपनी अपनी जीत के किए दावे। बड़ा सवाल, किन मुद्दों को सोचकर होगा मतदान। और बिहार में नीतीश के मांझी हटाओ मुहिम को बड़ा झटका। मांझी ने कहा, मैं महाभारत के लिए हूँ तैयार। बड़ा सवाल, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन इस चर्चा को आगे शुरू करने से पहले जरा दिल्ली चुनाव को लेकर के जिस तरीके से चुनाव प्रचार समाप्त हुआ है, कल वोटिंग होनी है, तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को अराजकता जिस तरीके से उफला रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ कहा है, ये पहले वो सुनाते हैं आपको। जो दूसरा स्थानीय एक राजनीतिक दल सामने आया है, देश की राजनीति में अगर हम लोग सुशासन के प्रतीक हैं तो वो अराजकता के चेहरा है। मैं अराजकता इसलिए कहता हूं कि 49 दिन उनका शासन दिल्ली में रहा, उसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है। चलिए, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जिया चौधरी साहब हैं, नेता आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ रमन मलिक जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। मिथिलेश प्रसाद जी हैं, जेडीयू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पुष्पेंद्र कुशेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उपेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहला सवाल पुष्पेंद्र जी आपके साथ शुरू करते हैं। अब कल मतदान होने जा रहा है, आपसे जानना चाहेंगे, अगर पिछले विधानसभा चुनाव और इस विधानसभा चुनाव में अगर हम तुलना करें, क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, दो तीन चीजें हैं कि जब पिछला चुनाव हुआ था तो एक आम पार्टी इस दिल्ली की राजनीति में एक थर्ड फ्रंट बन के आई। एक तीसरा लोगों के पास ऑप्शन था, नहीं तो ये कांग्रेस और बीजेपी के बीच में झगड़ा था। और आम पार्टी का जिस तरह से उदय हुआ, सब जानते हैं कि एक पूरा इलेक्शन पूरा का पूरा एक आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ। उसमें से लोग निकल के आए, बहुत सारी बातें इन्होंने की, बहुत सारी चीजें की। उस वक्त आम पार्टी के बारे में बहुत कुछ उसके दामन पे दाग नहीं था और सारी चीजें प्योर थी, एकदम लगता था क्लीन है, अब इनसे कुछ कहना नहीं है, ये आए हैं। उस वक्त बहुत ये जरूर लगते थे उनके ऊपर आरोप के साथ, ये पहले कहते थे राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में आ गए, तो ये कोई बहुत गंभीर बात नहीं थी। मैं समझता हूं कि पिछले बार के मामले में इस बार जो दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, वो दोनों तरफ से बेदखल हो चुकी है। अब केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और पिछले 8 महीने से बीजेपी की सरकार जो है वो दिल्ली में चल रही है। इस बीच में इतना जरूर हुआ है कि आप पार्टी सत्ता में आई, 49 दिन रही, कुछ अच्छा किया, बुरा किया, इस्तीफा दिया, फिर वो वाराणसी चले गए, फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा, फिर उन्होंने हम ये करा, फिर चंदे की मामले पे उन पे आरोप लगे, फिर कुछ बिल्डर्स को टिकट देने के आरोप लगे। फिर सबसे ज्यादा आप पार्टी के सामने जो बड़ी दुश्वारी मुझे इस इलेक्शन में नजर आती है वो ये कि विपक्ष के लोग या विरोधी लोग उन पे आरोप लगाएं, समझ में आता है, ये आरोप लगा सकते हैं, ये भी लगाएं, लेकिन इनकी अपनी पार्टी के फाउंडर्स मेंबर से लेकर के उन लोगों ने जो सवाल उठाए हैं उसको भी अगर ये कह के नकार दें, जैसे कांग्रेस पार्टी नकार देती है कि देखिए जयंती नटराजन को तो मोदी ने मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया है, कि वो चले जगदम्बिका पाल चले गए तो उनको इस्तेमाल किया है। लेकिन इस पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये तमाम सारे लोग बड़े कमिटेड हैं और इनका एकमात्र एजेंडा है और राजनीति और सत्ता का सुख भोगना नहीं है। अब शाजिया इल्मी चली गई, चलिए साहब उनके बारे में आप कोई कमेंट कर सकते हैं, फिर उसके बाद में उपाध्याय चले गए, बिन्नी चले गए, लेकिन जो सबसे गंभीर आरोप अगर किसी ने लगाया वो शांति भूषण ने लगाया। और शांति भूषण वो शख्स थे कि जब इन्होंने पार्टी शुरू की थी तो उस वक्त सबसे बड़ा चंदा भी उन्होंने दिया था। ऐसे में राजमोहन गांधी की खामोशी, मेधा पटेकर की खामोशी, कैप्टन गोपीनाथ का चले जाना, तो ये तमाम सारे सवाल उस पार्टी को देने हैं जो दूसरी पार्टियों से बिल्कुल अलग राजनीति करने की बात कर रही थी। इसलिए चुनौती आप पार्टी के सामने ज्यादा है इस बार। आपसे जाना चाहेंगे उपेंद्र जी, आप लंबे समय से तमाम सियासत को देख रहे हैं, पिछले विधानसभा चुनाव और इस विधानसभा चुनाव में अगर हम तुलना करें, आप बड़ा अंतर क्या देख रहे हैं? देखिए, पिछले चुनाव और इस चुनाव में सबसे बड़ा अंतर तो वही है कि उस चुनाव में आम आदमी पार्टी को कम से कम विश्लेषक सीरियसली नहीं ले रहे थे। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या जो राजनीतिक बातचीत जो होती थी उसमें आम आदमी पार्टी को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। सर्वे वगैरह हो रहे थे उसमें भी गंभीरता से नहीं लिया जाता था।
माना जाता कि पता नहीं कहाँ से जीतेगा, कहाँ से नहीं जीतेगा। लेकिन इस चुनाव में पूरा चल रहा है कि मुख्य लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। उसमें था कि मुख्य लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, और भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा था कि आम आदमी पार्टी हमारा वोट काटेगी, और कांग्रेस को खुशी हो रही थी इस बात की कि आम आदमी पार्टी बीजेपी का वोट काटेगी, उसका फायदा हमें होगा, कम वोट ला करके भी हम ज्यादा सीटें हासिल कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट एक बिल्कुल उल्टा हुआ। वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को खा गई, कांग्रेस का वोट बेस है जो आम आदमी पार्टी की तरफ खिसक गया, नुकसान हुआ। इस बार है जो कि कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है, बहुत उसको लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हालांकि उनकी सभाओं में भीड़ जुट रही है, ये अलग सोचने का विषय है कि क्यों लोग आ रहे हैं। शायद हारे हुए सोनिया गांधी को लोग देखना चाहते हैं कि क्या बोल रही है, शायद हारे हुए राहुल गांधी को लोग देखना चाहते हैं कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि ये मामला पूरी तरह से द्विदलीय इस बार हो गया है। पिछली बार जो ठीक है कांग्रेस को कम सीटें आई थी, लेकिन फिर भी त्रिकोणात्मक संघर्ष था। वोट परसेंटेज के लिहाज से आप देखें तो 24% कांग्रेस को वोट आया था, 29%, 29.5% आम आदमी को वोट आया था, 32-33% के बीच में बीजेपी को वोट आया था। तो उस त्रिकोणात्मक था। लेकिन इस बार लग रहा है कि सीधा संघर्ष है, और कांग्रेस को मुश्किल से 10% के आसपास वोट आएगा, बहुत पीछे थर्ड नंबर पर रहेगी। तो ये दोनों का फर्क है। आम आदमी की पार्टी के प्रति जो परसेप्शन है वो बदला हुआ है। चलिए रमन मलिक जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहाँ पे चूक हुई आपसे, क्या आपने कैंपेनिंग, मैं उस आधार पे कह रहा हूँ जिस हिसाब से जो तमाम ओपिनियन पोल तमाम चैनल्स पे चल रहे हैं, तमाम मीडिया हाउसेस ने कराए हैं, क्या चूक कहाँ हुई आपकी? क्या किरण बेदी को लाना गलत था? क्या लेट कैंपेनिंग करनी आपने शुरू की? कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को आप? कोई चूक नहीं हुई, और 10 तारीख बहुत दूर नहीं है। बरसात में जिन चींटियों के पर निकले थे वो खुद क्षमा के पास जाके जलने वाले हैं। उसके लिए समय का सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा। इनकी कारगुजारियां, इनका सत्य, इनके अस्तित्व, इनकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, इनके तौर तरीके जग जाहिर हो चुके हैं। ये कहाँ कहाँ क्या क्या कर चुके हैं ये सब जग जाहिर हो रहा है। बार बार हर नए दिन हर नई चीज आ रही है। मैं अलबत्ता ये जरूर समझता हूं कि यहाँ पे वो जो डिस्वेड वोटर था जो कांग्रेस से आपकी तरफ गया था, मैं ये समझता हूं कि वो उसका वापस अपने कांग्रेस की तरफ जाना तय है काफी हद तक जी। इनका वोट शेयर भी घटेगा, इनकी सीट्स भी घटेंगी, और इस समय जिस तरह से तड़पन इनकी दिखती है वो इनकी तड़पन अपने अस्तित्व को और अपने आप को बचाने की है। तड़पन तो आपकी पार्टी के अंदर हमारी नहीं है। हम अगर लड़ते हैं इलेक्शन पूरा लड़ते हैं। आपके तमाम कार्यकर्ता नाराज थे किस तरीके से आपने किरण बेदी को लाया, हमने इस्तीफा दिया जाता है, फिर बाद में मनाया जाता है। क्या इस्तीफा दे दिया? एक व्यक्ति ने अगर इस्तीफा दिया और कुछ घंटे बाद वापस आ गया, हुआ है सिर्फ अरविंद केजरीवाल के जिब में जी, पूरा सेंटर पूरा, यानी कि लोगों में नाराजगी तो है। अरविंद केजरीवाल सबसे, शायद इस समय अरविंद केजरीवाल उस विचारधारा का अक्स है जो कि देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स है जो अराजकता को कानूनी जामा पहनाना चाहता है। और उसके अलावा जिस प्रकार से हवाला का पैसा, जिस प्रकार से लोगों से, जिस प्रकार से आईएम के लोगों को सपोर्ट करने वालों को उन्होंने टिकट दी, ये सारी चीजें जिस प्रकार से सामने आ रही हैं, और उनका 6 दिसंबर को दुबई जाना और उसका प्लान करना, और पीएसी मेंबर्स का बाहर आके अलग अलग लोगों को दबी जुबान में ये बोलना कि ये एक पूरी सुयोजित चाल थी। उसके अलावा बाकी जो इन्होंने पर्सनल लेवल पे अपने फैमिली में कांड करे हुए हैं वो भी सामने जग जाहिर होने, ये एक व्यक्ति का व्यक्तित्व दिखाता है। और आज माफ करिए, आम आदमी पार्टी जो कि एक अन्ना वाले आंदोलन से निकली थी, वो आम आदमी पार्टी ना होके अरविंद की पार्टी बन गई है। चले, इस पर हम आपसे ज्यादा चर्चा करेंगे क्योंकि आपकी पार्टी के ऊपर भी आरोप लगता है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी होगी। चले, लेकिन चौधरी साहब आपसे जानना चाहेंगे, तमाम मुद्दों पे आप तमाम सबको बहस के लिए बुलाते हैं, लेकिन ये जो पैसे चेक वाला मामला है इस पर खुल करके स्पष्ट रूप से अभी तक जवाब आया नहीं है कि आखिर में ये, जब आपके पार्टी के ही लोग ये कह रहे हैं कि अगर 10 लाख से ऊपर कोई भी हमें चेक देता है तो हम बाकायदा उसको देखते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जब आपको ये 50-50 लाख के 4 चेक एक रात में मिलते हैं,
आपको ये पता ही नहीं। अब आप कह रहे हैं कि अगर वो गलत है तो उनको जाकर के पकड़िए, तो ये तो आपकी भी जिम्मेदारी है। बात कानूनी नहीं है, बात एथिक्स की है खाली। सर देखिए, बीजेपी इस टाइम पूरी तरह बौखला चुकी है। उसको अपनी हार निश्चित लग रही है दिल्ली के अंदर, क्योंकि अगर उस कांग्रेस का कोई अस्तित्व बचा नहीं है दिल्ली में, सिर्फ एक आम आदमी पार्टी है जो उनको, चूँकि वो मुद्दों की राजनीति करती है, वो जात पात की राजनीति नहीं करती, वो धर्म परिवर्तन की बात नहीं करती, वो घर वापसी की चेक बात पर आ नहीं जाइए एक बार जरा। इन लोगों का यही काम रहा चेक का सवाल। चेक का सर हम लोग बता भी चुके हैं, रेगुलर आपकी डिबेट्स में बता भी रहे हैं कि हम अगर हमें कोई चंदा देता है तो हम उसका पैन कार्ड देखते हैं, हम उसकी अकाउंट देखते हैं, वो सारी चीज़ें बताएं। और फिर भी अगर आपको लगता है चूंकि ये अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हम लोगों ने जो वादे किए वो 49 दिन के अंदर पूरे किए। इन्होंने आज 7 से 8 महीने गवर्नमेंट चलाते हुए हो चुके हैं इनको। इन्होंने बिजली के रेट 30% कम करने की बात कही थी, चूँकि मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, और मुद्दों से भटकाने के लिए ये नई नई चीज़ें पैदा करी जाती हैं कि ये इस तरह से हो रहा है। अरे हमने कहा भाई अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है, अगर हमने गुनाह किया है, हमने गलती करी है, तो आप हमारे ऊपर केस कर दीजिए, आप हमें जेल भिजवा दीजिए अगर हमने गलती करी है। नहीं, पर मैं जवाब देना चाहूंगा। लेकिन आपने ही तो ये गाइडलाइन खुद के लिए बनाई कि हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, हम 10 से ऊपर, जैसे 10 लाख से ऊपर कोई 1 रुपया भी देगा हम उसकी बाकायदा जांच करते हैं, कहाँ का पैसा है, कौन। अब ये पता ही लग रहा है वो पूरी सर हमारा 1 रुपया भी अगर हमें कोई देता है तो हमारी वेबसाइट पे आप उसको देख सकते हैं। मैं बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को, इनको चैलेंज करता हूं कि ये अपना 1 रुपया ये भी अपना चैलेंज करके कहीं दिखा दें मुझे। मैं चैलेंज करता हूं सर कि दिखा दें, लेकिन और हम फिर भी कह रहे हैं अगर हम बेईमान आप सर भाई एक सेकंड, जब आप ये चैलेंज करने लगते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ये करके, सवाल यह है कि आप तो इनकी गलत राजनीति, आप इनका सहारा क्यों ले रहे हैं? सर मैं आपको ये नहीं कहा, सर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम बेईमान हैं तो आप हमारे खिलाफ केस कर दीजिए ना सर। हम तो बार बार आपसे कह रहे हैं, अपने आप ही तय कर लेते हैं, अपने आप ही आप जज हैं, अपने आप ही सब कुछ है। सवाल यह है कि आप बीजेपी कांग्रेस तो गलत है ये कह के तो आप आए थे, तो फिर उसका सहारा क्यों ले रहे हैं आप बार? नहीं सर, हम तो कह रहे हैं ना अगर हम बेईमान हैं तो आप हमें जेल भिजवाइए, लेकिन अगर चौधरी साहब मैं अभी आपको एक पॉइंट बाय पॉइंट प्रूफ करता हूं। अरविंद केजरीवाल IRS ऑफिसर सर, आपने बताया कि ये IM के आदमियों को खड़े करते हैं, IM के सपोर्टरों को खड़े करते हैं। आपको मैं एक-एक करके करूं या पहले इस मुद्दे को बहस लेंगे? परमिशन नहीं देती, कोर्ट ने परमिशन दी तब उसको इलेक्शन लड़ाया उस इंसान ने जिसको आप बोलते हैं। वो भी आते हैं, आप रुकिए। सबसे पहले बात बौखला चुके हैं, कहीं इस बौखलाना तो आपका दिख रहा है। अरे भाई बंदर बात आप में चल रही है, आप उसको छोड़िए, मैं कुछ और बोल रहा हूं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल IRS ऑफिसर हैं अरविंद केजरीवाल, उनको सही और गलत कानून का हर चीज पता है, नंबर 1। नंबर 2, रात को 12 बजे कौन सा क्लियरिंग हाउस खुला होता है जो क्लियरिंग करेगा। नंबर 3, उस अगर चेक्स थे, 4 चेक्स आपके पास आए जैसे आप बोलते हैं, तो चारों चेक की फोटोकॉपी आपने क्यों नहीं प्रेस में दी? 5वीं चीज, सबसे बड़ी चीज कि एक ही 12 बजे एग्जैक्ट कैसे चारों चेक इकट्ठे हो सकते हैं। अब उससे आगे आइए, SKN में जो डायरेक्टर्स थे जिनको 10 दिन पहले आपके अरविंद केजरीवाल CM बने थे, उससे 10 दिन पहले उस SKN को नोटिस मिलता है वैट का, और ये आप अप्रैल में आपको उसी कंपनी के जो डायरेक्टर्स रहे होते हैं उन्हीं की शेल कंपनीज आपको 50-50 लाख देती हैं। ये क्या कोई प्रो को का केस नहीं है? सर ये कब की बात है? अप्रैल की बातों को आप आज कर रहे हैं जो क्या? जब से अप्रैल से याद नहीं आया सर आपको? क्योंकि आप से कब की बातें, और हम फिर भी आपसे कह रहे हैं अगर हम बेईमान हैं, ऐसे ही आप कैसे, अगर सर हम बेईमान हैं तो आप हमारे ऊपर केस करिए ना, आप हमें जेल भिजवाइए। अगर हम बेईमान हैं, IPC की धारा नहीं है तो आप कर दीजिए ना सर, हम आपसे मना तो नहीं कर रहे उसको। अगर हम बेईमान हैं, हमने कोई बेईमानी नहीं करी सर, ना चाहते हैं, आप लोग करते हैं, आप लोग उछालने की राजनीति करते हैं, जात पात की राजनीति करते हैं, मुद्दों से लोगों को भटकाते हैं। आपने काला धन वापस लाने के लिए बोला, किसके अकाउंट में 15 लाख रुपए गए सर? इस बात पे तो आइए, मुद्दों की राजनीति आपसे नहीं होती, आप सिर्फ पीछे उछालने की राजनीति करते हो सर, कुछ नहीं करते आप। सिर्फ जनता को गुमराह करने के अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं है सर, सिर्फ जनता को गुमराह करना है, सुन लीजिए, हो गई है। मैं सवाल ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने इस देश में एक काम ये किया कि जो लोग भी अपने सर्टिफिकेट जमा करें वो सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं। ये तो समझ में आता था, लेकिन आप पार्टी ने इसे गलत समझ लिया है। वो अपने हर आदमी की इंक्वायरी खुद ही कर लेते हैं, कहते हैं ये ठीक है,
खुद ही इनके पास कैग डिपार्टमेंट है, खुद ही इनके पास जज है। दूसरों पे आरोप लगाते वक्त आप प्रूफ देते थे, जो आप प्रूफ मांग रहे हैं। सर, आपने नितिन गडकरी के खिलाफ माफी मांगी कि नहीं मांगी आपने? आप बताएं, आप भी तो ये करते रहे। आपकी राजनीति क्या है? लोगों पे आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने अनिल अंबानी के खिलाफ प्रूफ दिए। आपने जब आपसे प्रूफ मांगे गए तो आपने कहा कि मुझे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है शीला दीक्षित का, मुझे हर्षवर्धन साहब लाके। तो आपने भी इस राजनीति में हिट एंड ट्राई करनी है ना। पहले हमें जेल में डाल दो, तो जेल में डालने का समय तो ये है। इस वक्त कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगा, आपको जेल में डाला जा सकता है। आप ये करके अपने आप को बताना चाहते हैं कि हम बहुत मायूस हैं, हम बहुत मजलूम हैं। ये जो आपके अंदर है ना, सेल्फ विक्टिमाइजेशन करने की आदत, आप अपने बात की जवाब में देखें। मुद्दों की राजनीति होती है, आप उसको भटकाते हैं और भटकाने के लिए आप लोग इसी तरह के कीचड़ उछालते हैं। चलिए मिथिलेश जी आपसे जानना चलिए मैं जरा मिथिलेश जी से सवाल कर लेते हैं। कीचड़ में कमल उगता है भाई साहब। मिथिलेश जी आपसे जानना ही चाहेंगे कि आपकी वो पार्टी तो बुझ ने चुका एक सर। अलायंस बनाया, उसी में कुछ रही है। वो जनता समझ झारखंड के गई कमल है। बुझता नहीं है, खिलता है भाई वो साहब। खत्म हो चुका मलिक सर। साहब मलिक साहब जनता मलिक साहब लग जाइए। क्या करते हैं आप लगिए। जरा मिथिलेश जी से आपने एंटी-नेशनल एलिमेंट सारे इकट्ठे हो जाओ। बोला था, मलिक आज साहब, तक किसके पास सारे चलिए, एंटी-नेशनल चलिए, इकट्ठे हो जाओ, सारे नक्सली इकट्ठे हो जाओ। जंगल में लाल सलाम और दिल्ली में सफेद सलाम। चलिए मलिक साहब एक मिनट। अब मेरा आपसे सवाल मिथिलेश जी है कि आपने झारखंड में एक अलायंस बनाया, वो असफल रहा। बिहार में अभी आप क्या करने वाले हैं, तमाम तरह की अटकलें वहां चल रही हैं। दिल्ली के चुनाव में आपने कहा कि आम आदमी पार्टी को वोट दिया जाए, क्या इसके पीछे रणनीति क्या है आपकी? देखिए, अभी हमारे मलिक साहब और सभी लोग जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है इन्होंने अपना वक्तव्य दे रहे हैं। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी की कितनी चेहरा साफ है, वो भी तो एक बार जैसा अपने चेहरे को साफ करके देखें। अरे आप अपना चेहरे पर क्रीम बताएंगे कि पड़ोसी की क्रीम पूछ और बिहार झारखंड में आप कांग्रेस के साथ अलायंस करते हैं। इन्होंने वादा किया है, एक प्रदेश में सरकार है, वहां जूता बजर मची हुई है। आप जो है एक बार सुनिए, जूता बाजारी होना अलग मैटर है, हम आएंगे उस पर। अच्छा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी, देखिए, जनता पार्टी जितना भी काम किया है, क्यों बता रहे हैं? उसके और दिल्ली उनका बैठा हुआ है, आप पार्टी के मिनी प्रवक्ता बैठे हैं, भारत आप है। अपनी दुकान बताएं। और मिनी भारत में यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस देखने लायक बनेगा। 10 तारीख में ज्यादा मेरा सवाल आप लोग पूरा मेरा सवाल झारखंड बिहार में आप कांग्रेस के साथ कैंडिडेट नहीं है, आप स्टेक होल्डर नहीं है, तो बीच में बोल कह रहे हैं। जब पूछा गया है तो मुझे जवाब देना है हमको। मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस, चलो छोड़ो, जनता दल परिवार के कितने हैं? कांग्रेस, मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा था कि कांग्रेस को समर्थन देने की अपील क्यों नहीं की? आम आदमी पार्टी को अपील आपने और क्यों की? जबकि कांग्रेस आपका और सहयोगी है कांग्रेस बिहार में। आप झारखंड में उनके साथ हैं, बिहार में उनके साथ हैं आप? नहीं, आज जो हमारी स्थिति है, वो स्थिति आज हम लोग के सामने नजर आया कि नहीं? आम आदमी पार्टी जो है एक साफ सुथरी छवि की पार्टी है। कांग्रेस केजरीवाल जी का एक कांग्रेस की छवि अगर खराब है तो उनके साथ आप क्यों हैं? पॉलिटिकल जो कैरियर है वो बड़ा ही सुंदर ढंग से देश हित के लिए, चलिए छोटे से ब्रेक ले, हम यहाँ पे मुझे लगातार बुला रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। मिथिलेश जी से इसलिए हम लोग जवाब जानने की कोशिश करेंगे। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के चुनाव को लेकर के। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मिथिलेश जी से उसी सवाल को दोबारा दोहराएंगे। मिथिलेश जी, संक्षेप में और स्पष्ट उत्तर दीजिएगा कि जब कांग्रेस आपका एलआई बना हुआ है तो आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल साफ राजनीति करते हैं, क्या कांग्रेस साफ राजनीति नहीं करती? और नहीं करती है तो झारखंड और बिहार में आप उनके साथ क्यों हैं? नहीं, एलआई की बात जो है वो एक अलग मैटर रखता है। हम बिहार में लाइव करने की बात कर रहे हैं, झारखंड में किए हैं। दिल्ली में की जो चर्चाएं हैं, दिल्ली में तो हमारी अपनी इच्छा के अनुसार ही ना हम कहीं जा सकते हैं। आपका INLD का लड़ रहा है और जो है हम जो है आज जो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक केजरीवाल जी जो हैं,
साफ सुथरे छवि के हैं उन्होंने तो आप और ऐसा उन्होंने एक मांगा नया देश में एक नया दिशा देने की प्रयास में लगे हुए हैं और जनहित की बात करते हैं। जनता और जिस टाइप से नेशनलिस्ट पार्टियां दोनों, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, मिथिलेश जी, ये दोनों पार्टियां की जो मंशा है, मिथिलेश जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा, आपके प्रेसिडेंट शरद पवार जी, शरद यादव जी ने पार्लियामेंट में कुछ प्रयास इन्होंने किया अच्छे शब्द कहे थे, उनके लिए भी आप दे दें कि तब ये साफ इंसान नहीं थे, आज ऋण से धोए हैं, सरफ से धोए हैं, क्या हुआ, कितने साफ हो गए? नहीं, और इससे मतलब है मिथिलेश जी, एक सेकंड मिथिलेश जी, ये सवाल जो है एंकर ने बड़ी कोशिश करके ये पूछा है, बड़ा सिंपल सवाल है जो बड़ा लॉजिक है। मैंने दे दिया जवाब, मैंने दे दिया। मैं एक पत्रकार के नाते अभी बीजेपी से भी पूछ सकता हूं, मैं वो सवाल उनसे पूछूंगा, लेकिन आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप ये बता दें कि ये क्या वजह है कि बिहार में तो कांग्रेस के गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं और दिल्ली में आते ही वो हाथ उठा के फेंक देते हैं, कहते हैं हम झाड़ू को पकड़ेंगे। ये आपकी मौका परस्त है या आप अपनी रेलेवेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि 2013 के चुनाव में सुनिए पूरी बात, 2013 के चुनाव में एक मुसलमान जिसका नाम है शोएब इकबाल, वो आपकी पार्टी से जीता था। क्या ऐसा हो गया वो कांग्रेस में चला गया, आपके पास नहीं रहा, और अब आपका कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं है, आप कह रहे हैं हम आपको जिताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो चिल्ला चिल्ला के कह रही है, मैं इनसे भी पूछ लेना चाहता हूं कि ये बता दें कि इनकी सरकार केंद्र में अकाली दल के साथ बनी हुई है जी, और अकाली दल जब हरियाणा का चुनाव लड़ाने आता है तो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता है, वो चौटाला को सपोर्ट करता है। तो इनसे भी पूछा जा सकता है कि ये कैसा गठबंधन है? तो अगर आप इन पे हमला कर रहे हैं तो जरा अपना दामन भी बताएं, आप दिल्ली में कहां खड़े हैं? चले मिथिलेश जी, बहुत संक्षेप में। नहीं, तो मैंने तो बताया ना कि आज जो है साफ सुथरे छवि हमारे केजरीवाल जी का सामने आज के पटल पर, तो भाई दिल्ली में कहिए कि भारतीय दिल्ली में कांग्रेस उनका जो कर रहा है जो है समर्थन करनी साफ सुथरा है, इसलिए हम लोगों ने समर्थन दिया है। नहीं तो जिसकी कथनी करने वाले बिहार में भी उनसे संबंध साथ में 8 महीने पहले जनता से वादा किया था हम 30% लाइट के दाम कम करेंगे। सर आप करने पे बात करिए, आप उस पर मुद्दों पे बात नहीं करते। आपके मुद्दों पे भी आ रहा हूं, आप रुकिए, भटकाते हैं मुद्दों से अलग। मेरा आपने वादा किया 30% बिजली कम करने का, आपने किया। मेरा आपसे हमने सिर्फ आपसे इतना 50% पूछना है। बिजली कम करने के लिए जनता से किया, तो अरे आप जनता दल में चले गए क्या? 2 मिनट चुप रहिए। आपने बिजली का रेट बढ़ाया, 2 मिनट चुप रहिए जरा भैया। आप जनता दल के प्रवक्ता नहीं है भाई, आपस में चला क्या? उपेंद्र जी मैं मिथिलेश जी से सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि आज के दिन में शरद यादव जी ने जो कहा था अरविंद केजरीवाल जी के लिए पार्लियामेंट के अंदर, क्या वो झूठ बोल रहे थे या आज का स्टैंड झूठा है? मतलब जी बहुत संक्षेप भाई, समय था उस समय कहा गया, उस समय गंदे थे, आज नहीं, आप जो है आज के परिवेश में परिस्थितियां बदलती है, समय के अनुसार डिसीजन होता है। आप तो फिर इस आप टाइप से अगर ये बातें कहने को तैयार हैं, उपेंद्र जी दूसरे को उपेंद्र जी आपसे एक सवाल मैं समझना चाहूंगा। जिस तरीके से सीपीआई, तमाम बाकी जो लेफ्ट पार्टीज हैं, सीपीएम, इसके अलावा जो है जेडीयू, ये जिस तरीके से समर्थन दे रही है आम आदमी पार्टी को, इसका क्या कुछ असर आप देख रहे हैं? अब देखिए, मैं तो बहुत दिनों से बोल रहा हूं कि भारत है जो दलहीन लोकतंत्र बोलते थे ना कि पार्टी सिस्टम यहाँ पर है, ये दल विहीनता की स्थिति हो रही है, पार्टी लेसनेस। अब ये जो पार्टियां, जितना आपने नाम बतलाया कि चुनाव नहीं लड़ सकती, कैंडिडेट मुश्किल से खड़ा होगा तो उसके लिए प्रचार करने के लिए कोई मिलेगा नहीं, तो फिर भी पार्टी हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते, समर्थन नहीं है, कैंडिडेट भी नहीं मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ करना है। तो उनको मिल गया कि चलो एक भारतीय जनता पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा दे, उसके हम सपोर्ट में है। तो इसमें यही है कि आप चाय की दुकान पर बैठे रहिए, जो धरना, जो डिमोन्स्ट्रेशन लेकर के आए उसके साथ आप शामिल हो जाइए और उसके साथ जिंदाबाद 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 शुरू कर दीजिए। ये जो पार्टियां हैं इररिलेवेंट हो रही हैं, तो जो इररिलेवेंट हो रही है पार्टियां अपना रेलेवेंस बनाए रखने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दे रही है। चले पुष्पेंद्र जी, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, ये जो तमाम जो छोटे दल हैं जिनका दिल्ली में बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के समर्थन में आ रहे हैं, उसका क्या कुछ चुनाव परिणामों पे कोई आप असर देख रहे हैं? दूसरा सवाल ये, हालांकि आम आदमी पार्टी ने उसके लिए मना कर दिया, लेकिन इमाम बुखारी ने भी आम आदमी पार्टी को वोट करने की अपील की, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, 2 चीजें आपने पूछी हैं। आप ये देखें कि इस देश में जब जब चुनाव होता है, कुछ लोग जो अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके होते हैं, आज आप लेफ्ट को देखें कहां है, जेडीयू को कहां है, सपा को कहां है, बसपा को कहां है, ये जो बूढ़ी विधवाएं हैं जिनको मैं सेकुलर विधवाएं कहता हूं, ये किसी चुनाव से पहले इकट्ठी होती हैं
और ये विधवा विलाप करती है किस तरह से कि देश में सेकुलरिज्म के नाम पे सब टूटा जा रहा है, कुछ इकट्ठा हो रहा है, और ये उस चुनाव तक रहती है, फिर उसके बाद में फिर टूट जाती है। इस बार भी आप ये देखें कि जो पार्टी आप पार्टी के पीछे खड़ी हो रही है, वो सिर्फ अपनी पहचान आप पार्टी के कंधे पे बनाना चाहती है कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। आप पार्टी किसी के दरवाजे नहीं जा रही, ये तमाम ममता हो, सीपीआई हो, जो भी हो, लेकिन आप इनको ये देखिए कि ये इतने बड़े राष्ट्रीय दल हैं, इनकी अपनी हैसियत नहीं है, अपना इनकी कारकर्दगी 50 साल की ऐसी है कि 2 साल पहले जो पार्टी आई है जिसमें इनको कुछ उम्मीद नजर आती है कि इसके बहाने कुछ उनका भी चेहरा चमक जाए, कहीं कोई पॉलिटिकल रेलेवेंस हो जाए। ये तो एक सवाल। दूसरा जो सवाल आपने पूछा है इमाम बुखारी के बारे में, इमाम बुखारी क्या चीज है पहले तो बता दें। एक मस्जिद में नमाज उनके पीछे लोग पढ़ते हैं, इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं होनी चाहिए। 67 उस आदमी पे मुकदमे हैं। इमाम बुखारी कांग्रेस को भी समर्थन देते हैं, इमाम बुखारी सपा को भी समर्थन देते हैं, इमाम बुखारी बसपा को भी दे देते हैं, इस बार उन्होंने आप पार्टी को दे दिया है। ये बताएं अहमद बुखारी कि उनका रेट कार्ड क्या है, किस बुनियाद पे देते हैं। वो कहीं सपा को देते हैं तो दामाद को एमएलए की टिकट दिलवाते हैं, और उनकी रिलेवेंस ये है कि लोकसभा के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा, और जिस जगह जामा मस्जिद है वहां का एमएलए और एमपी दोनों विपरीत पार्टियों के जीतते हैं। भाई उनकी रिलेवेंस क्या है, मुसलमान उनको मानते क्या हैं? सवाल यह है कि आपने एक मस्जिद के ऊपर कब्जा कर रखा है जिसे वक्फ बोर्ड कहता है, यह गलत है। उस जगह आपकी गुंडागर्दी बदमाशी चलती है, आपको सियासी जामा पहनना है, आप इमाम तक रह करके आप कुछ नहीं है, आपको बार्गेनिंग करनी है, अपनी सियासी कद बढ़ाना है, तो गैर जरूरी तौर पर इस मुल्क के मुसलमानों को कि निसाब मैंने फतवा जारी कर दिया है, पूरी दुनिया का मुसलमान उनके पीछे है। वक्त यह है कि उनका सगा भाई वो कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, जामा मस्जिद के लोग कुछ और कह रहे हैं, ओखला के, बटला हाउस के, मटिया महल के, मुजफ्फराबाद के, सीलमपुरी के, गोकुलपुरी के मुसलमान कुछ और कह रहे हैं। यह सियासी बार्गेनिंग है। इस मौसम में कुछ मिल जाए, किससे मिल जाए, कितना मिल जाए, उस किस्म के वो देते रहते हैं बयान। मुझे लगता है कि आप पार्टी की तरफ से जो बयान आ गया है कि भाई हम तो उनसे मांगने नहीं गए थे, गैर जरूरी तौर पर उन्होंने ये दे करके खामखा इस इलेक्शन को इस कम्युनलाइज करके बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं क्या इमाम? चलिए अब आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे रमन मलिक साहब, अब समय समाप्त हो रहा है हमारा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जिस तरीके से अब चुनावी सर्वेज आ रहे हैं, अगर ये हकीकत का रूप लेते हैं, क्या सबसे बड़ी कमी मानेंगे आप? और दूसरा, जैसे कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि तमाम सर्वेज जो हैं वो तमाम राजनीतिक पंडित झूठे साबित होंगे। जब भी बीजेपी के समर्थन में सर्वेज आते हैं तो आप तमाम इसका समर्थन भी करते हैं, इस पर प्रतिक्रिया भी देते हैं, लेकिन जब ये बीजेपी के खिलाफ जा रहा है तो फिर इस तरीके से आपकी पार्टी से रिएक्शन क्यों आता है? विपुल जी, अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपने रिकॉर्ड में से निकाल के देखिएगा। यही स्टूडियो था और शायद यही सीट थी जब मैं यहाँ पे बैठ के ये बोला था कि जिस प्रकार से वीरेंद्र सहवाग ने 300 रन पे बनाने के लिए छक्का मारा था और देश को मजा आया था पेशावर का, वही मजा आपको रिजल्ट में आने वाला है, और वो 300 बना गया था। ये मैंने स्टेटमेंट इसी स्टूडियो में इसी कुर्सी पे दी थी। उस समय यहाँ से बाहर निकलते ही सबने हंसा था। उसके बाद के परिणाम आपके सामने, और मैं आज यहाँ डंके की चोट पे ये कह रहा हूं कि उसी प्रकार की अनुभूति आप लोगों को 10 तारीख को होने वाली है। ये चीज भूल जाएं कि देश की जनता नक्सलियों से, अराजक तत्वों से, गलत बोलने वालों से प्रभावित होके देश का हित छोड़ के अहित की तरफ चलेगी। देश जाग चुका है, चल पड़ा है। एक छोटी सी बात, बहुत शॉर्ट में, वो जो आप पार्टी के थे, मैंने इतनी लंबी बात कही, मैं सिर्फ उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अहमद बुखारी के पास समर्थन लेने गए थे? नहीं सर, हम तो अभी आप ही ने ये बात बोली। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसलिए कि आप प्रवक्ता हैं, आपको कह देना चाहिए, मैं तो आपकी बात ही रख रहा हूं। नहीं सर, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, चाहे पंडित हो, चाहे मौलाना हो, चाहे ठीक है गुरु। लेकिन अब मेरा दूसरा सवाल रमन मलिक साहब से है जी। रमन मलिक साहब कह रहे हैं कि हम श्योर हैं, अच्छी बात है, हर पार्टी श्योर होती है, और अगर सारे लोग श्योर हो जाएं तो दिल्ली के अंदर कोई 250 से ज्यादा सीटें हो जाएंगी, हैं 70। रमन मलिक साहब, आपने मोदी की जेर क़यादत में चुनाव की शुरुआत की, आपको क्या लगा किरण बेदी आ गई, फिर चुनाव में कुछ गड़बड़ होने लगी, फिर किसी तरह से आपने मैनेज किया, दोबारा से मोदी फिर मैदान में कूदे। आपके
एक बड़े सीनियर मंत्री और भूतपूर्व अध्यक्ष वेंकैया नायडू का यह बयान अजीबोगरीब लगता है कि दिल्ली का जो भी रिजल्ट होगा वो मोदी के ऊपर मैंडेट नहीं होगा। तो चुनाव तो मोदी के गद पे लड़ रहे हैं, सारे अखबारों में मोदी के नाम पे, और आप कहते हैं मोदी के ऊपर मैंडेट नहीं होगा। मलिक साहब बहुत संक्षेप में, हार का डर है क्या? चलिए बहुत संक्षेप में देखिए, मैं आपके सवाल में एक और चीज जोड़ दूं कि आप वेंकैया जी का नाम ले रहे हैं। वेंकैया जी के साथ साथ कल अमित शाह जी ने भी बोला है और यही चीज बोली है, और मैं भी यही बोल रहा हूं, क्योंकि हर एक व्यक्ति, चाहे आप उसको मिनिस्टर बोलो, चाहे आप उसको एमपी बोलो, हर एक व्यक्ति पहले कार्यकर्ता भी था और है, और कार्यकर्ता फील्ड में आके काम करेगा। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की है। उनके बयान को कैसे लें? क्यों लीजिए? कैसे लें? क्यों मैंडेट मोदी के ऊपर नहीं है? मैंडेट जो भी आएगा वो शनिवार को मतदान होना है। तमाम पार्टियों के अपने दावे हैं, आप देख रहे हैं कि किसके दावे 10 तारीख को सही साबित होते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे बिहार की। जिया चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहीं पर इसी समय तक के लिए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। जिस तरीके से जीतन राम मांझी को लेकर के गुत्थम गुत्थी देखने को मिल रही है जेडीयू के अंदर, क्या कुछ भविष्य होगा बिहार की राजनीति का? इसी पर बातचीत करते हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रमन मलिक साहब, नेता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मिथिलेश प्रसाद जी हैं, नेता जेडीयू के, हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उपेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। उपेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जिस तरीके से दांव चला नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर के जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, आपको लगता है उन्हीं के गले की हड्डी बन गया है? और जिस तरीके से अब जो घटनाक्रम हो रहा है कि दोनों के समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं, शरद यादव मीटिंग बुलाते हैं विधायकों की, वो उसे कहते हैं कि ये असंवैधानिक है, मैं नेता हूं, मैं जब तक नहीं बुलाऊंगा तब तक ये गैर कानूनी है, वो 20 तारीख को बैठक बुला रहे हैं। कैसे देख रहे हैं बिहार की स्थिति को आप? अब देखिए, नीतीश कुमार ने जो किया उस समय, उससे बेहतर उनके पास कोई विकल्प नहीं था। शायद आदमी गलत चुन लिया हो अपने हिसाब से, लेकिन अपने हिसाब से सही आदमी को उन्होंने चुना था। उनको लग रहा था कि मांझी जी ही सही आदमी हो, क्योंकि बहुत लो प्रोफाइल रहते थे। उनको लगता था कि देखिए, जो पिछड़े वर्ग के नेता जो उभरे हैं और दलितों के नेता भी, इन लोगों की पॉलिटिक्स क्या होती है कि गलत, यानी जिनको कमजोर समझते हैं कि जिस पर कुछ मुकदमे चले हुए हो, जो दमखम वाला आदमी नहीं हो, जिसमें ईमानदारी नहीं हो, उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। उसको लगता है ये तो हमारे लिए चैलेंजर हो जाएगा। तो अपने हिसाब से एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने चुना था और खुद रह नहीं सकते थे। अगर नीतीश कुमार ने मांझी को नहीं बनाया हुआ होता तो उनकी सरकार गिर जाती। लोग उनसे इस्तीफा मांगते, 10, 15, 20 विधायक बागी हो जाते और बोलते कि इस्तीफा करो, तरह तरह की आलोचनाएं होती। और नीतीश कुमार ने उससे बचने के लिए खुद इस्तीफा दे दिया कि लोग आलोचना करें, उसके पहले ही हट जाओ, और मांझी को चुन लिया। लेकिन चुनते समय अब जो आदमी इतने लंबे समय से राजनीति में रहा हो, तो सोचा कि हमारे मनमोहन सिंह के तरह काम करेंगे। फिर है कि आप नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिना अध्यक्ष पद पर रहते हुए पार्टी को अपनी एक जेब में रख लिया है, उसी तरह से सोचा कि हम बिहार सरकार को दूसरी जेब में रख लेंगे। ये था उनको। लेकिन शरद यादव बनने से इन्होंने इनकार कर दिया। मांझी जी को लगा कि नहीं, अगर हम मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री पद की गरिमा को बरकरार रखनी है, अपनी गरिमा को ही बचानी है। अपनी गरिमा और मुख्यमंत्री पद की गरिमा दोनों को जब वो बचाना शुरू किया तो नीतीश कुमार को ठीक नहीं लगा। तो ये पूरी की पूरी जो समस्या है, ये नीतीश कुमार के कारण क्रिएट की गई है। बाकी की मांझी को मुख्यमंत्री बना करके उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था। गलत किया उसके बाद। तो जब आप तानाशाही तरह से काम करेंगे, आप चाहेंगे कि बिना पद पर रहे हुए पूरे सत्ता का इस्तेमाल करें, तो फिर इस तरह की समस्या होगी। और अब आप भविष्य की बात बोल रहे हैं, तो भविष्य तो यही है कि चुनाव नवंबर में होना था, हो सकता है चुनाव की तारीख कुछ पहले आ जाएगी, फिर चुनाव होगा, फिर जनता के हाथ में सब कुछ चला जाएगा। और फिर हमें लग रहा है कि मांझी इस्तीफा देंगे। आपको लगता है कि मांझी इस्तीफा नहीं देंगे? मैंने पहले भी कहा था, जब बोले थे हट रहे, तब मैंने मना किया था। आप देख लीजिएगा, मैं यही कहा कि वो नहीं देंगे इस्तीफा, और उनको हटाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि वो कोई सीताराम केसरी की तरह आप नहीं हटा सकते हो। पार्टी के अध्यक्ष नहीं है कि उनका
कुर्सी हटाओ, नेम प्लेट हटो, नेम प्लेट चेंज कर दो, बदल जाए। वो भाई मुख्यमंत्री हैं, जब तक इस्तीफा लिख करके राज्यपाल को नहीं देंगे, राज्यपाल जब तक नोटिफिकेशन नहीं करेंगे कि इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाता है, तब तक वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे और आप जबरदस्ती उनसे लिखवा नहीं सकते। मिथिलेश जी, तो इसलिए क्या कर रहे हैं आप लोग? पार्टी नहीं देंगे, वो हमें लगता है कि लोग कार्यकर्ता मांझी के समर्थक, नीतीश के समर्थक आपस में गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। मांझी कह रहे हैं मैं महाभारत के लिए तैयार हूँ, भीष्म पितामह कह रहे हैं उनको, नीतीश कुमार को। तो क्या कुछ चल रहा है? क्या दांव उल्टा पड़ गया आपका? देखिए, आजकल जो है कहावत में एक भारतीय इतिहास में है कि जो वरदान देता है और उसी के ऊपर लोग जो है भस्मासुर की तरह कायम हो जाता है। ये तो आप भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया इनको। नीतीश कुमार को लीडर ऑफ ऑपोजिशन अटल जी ने बनाया था, मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपको किसने बनाया था जब आपकी स्ट्रेंथ भी नहीं थी? तो दोबारा पैदा किया नीतीश कुमार को बीजेपी। आज जो है बीजेपी के खिलाफ मांझी जी की हम लोग जो है जला नहीं पाए। एक मुख्यमंत्री एक सम्मानित जगह दिया और आपने कोई भीख दी थी क्या? तो आप प्रवक्ता होते हैं, आप बोलते हैं कि आपने उन्हें भीख दी है। आप वो पार्टी है जिसका सीएम है और आप बोलते हैं कि सीएम को, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा, कि सीएम को आपने भीख दी। आप पहले बोलने दीजिए, हम बोले। सीएम का मामला नहीं है, एक महादलित को सरेआम जलील और ख्वार करने पे तुले हुए हैं ये अपर क्लास के लोग। वहां जो ये बैकवर्डों में जो अपर क्लास में चले गए, सामंती प्रवृत्ति का आदमी है नीतीश कुमार। एक महादलित का आज आप खैरात दी है, काम किया है। आज आप बोले कि आपने उसको खैरात दी है, इसका मतलब ये प्रवृत्ति जो है आप कहां से कहां जा रहे हैं? करने का काम किया है, तालियां पिटवा रहे थे। और आज जो परिस्थितियां बनी है, वो बनाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शुरू किया। हर चीज आप भारतीय जनता पार्टी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बिहार में आप कांग्रेस के साथ एक बात आप जवाब नहीं देते हैं। आप भारतीय राजनीति को 2000 साल पहले जो पर्वतों से शुरू हुई थी वहां से शुरू करते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप 16 साल से बीजेपी के साथ थे, आपने गठबंधन तोड़ दिया, आप अलग हो गए। आप आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़े जंगल राज से, अब आप उसके साथ महागठबंधन बनाते हैं। महागठबंधन की घोषणा नहीं होती, फिर आप एक दलित को मुख्यमंत्री बनाते हैं और पूरे देश में ताली बटवाते हैं कि यह काम हम ही कर सकते हैं। अब उस महादलित को आप जलील कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस के साथ, हरियाणा में चौटाला के साथ, दिल्ली में आपके साथ, आप हैं आखिर किसके साथ में? ये नहीं समझ में आ रहा है आपका। अपने जवाब दीजिए। हम अपनी राजनीति जो है अपने ढंग से करते हैं। अच्छा। और हमारी जो स्थिति है, हमने देखते हैं कि जहां पर हमारी स्थिति अच्छी महसूस करते हैं वहां पर हम लोग जाते हैं। उसकी मांझी जी को हटा क्यों नहीं? आज मांझी जी को मैंने एक महादलित जी जिसको मैंने सम्मान देने का काम किए हैं, अयोग्य व्यक्ति थे जिसको सम्मान दिया आपने, अयोग्य व्यक्ति थे। आज कुछ लोगों की बहकावे में आने के बाद मिथिलेश जी, आज आपकी जो तमाम भाषण है ना, उससे दो चीजों की बदबू आ रही है साफ तौर पे। एक तो आप ये बार बार ये कह रहे हैं कि एक दलित को हमने बना दिया। आपने क्या किसी इनकॉम्पिटेंट आदमी को, रीढ़वहीन आदमी को, एक पपेट आदमी को, एक छोटी कास्ट के आदमी को कि वो आपके सामने सवाल ना खड़ा कर सके इसलिए बना दिया? एहसान किया। और पिछले 1 महीने से जिस तरह से आप मीडिया में प्लांट करा रहे हैं, हम हटाने वाले हैं, हटने वाला है, एक महादलित को आप इतना जलील करना चाहते हैं? नहीं करना चाहता हूं। अब आप कहते हैं हमारी राजनीति अलग है, हम कहीं कुछ होते हैं, हम अपनी स्थिति को देखते हैं। आप चाहते क्या हैं? जिस नजरिया से देख रहे हैं एक अलग मैटर है। हम लोग तो भाई उनको सम्मानित और अपमानित क्यों कर रहे हैं? उन्होंने इस तरीका का जो है रूपरेखा तैयार किया है, तो इस स्थिति में कोई भी आदमी जो आदमी बना सकता है नहीं, और उसी के ऊपर आप सोनिया गांधी की तरह बात कर रहे हैं कि मनमोहन को बना सकता है तो वो नाचना चाहिए, आप उसको नचाना चाहते थे? जीतन राम मांझी ने आज को छोड़ दिया जाए 1-2 दिन की घटनाओं को, तो नीतीश कुमार के खिलाफ कभी कोई बयान दिया नहीं। वो हर बार ये कहते हैं कि नहीं वो हमारे प्रेरणा स्रोत है, लेकिन अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि उनको मजबूरन अब नीतीश के ऊपर सीधा सीधा हमला बोलना पड़ रहा है। मजबूरन क्या मजबूरन थी?
कि जिस तरीके से लगातार मीडिया में खबरें आ रही है, अब हटा रहे हैं, अब हटा रहे हैं, अब हटा रहे हैं। ये बताइए, हम हटाने की बात कहां कर रहे हैं? और क्या हो रहा है? हमारी पार्टी तो आप एक प्रवक्ता के तौर पे आज ये गारंटी दे दीजिए वो नहीं हटाए जा रहे। अरे भाई आपका स्पोक्समैन है, कैसी त्यागी हो तो पिछले नहीं, हटाने की बात तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद जी ने तो कैसी चले जाए। रमन मलिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रमन मलिक साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की भी सुगबुगाहट है कि जीतन राम मांझी जो अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है वो इसी वजह से है कि वो शायद अगर ऐसी कोई बुरी स्थिति होती है वो बीजेपी में जा सकते हैं। कितनी सच्चाई है और आप बिहार की राजनीति पे आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मेरे को इसमें कोई सच्चाई नहीं नजर आ रही। एक देश के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ है, कानून की व्यवस्था है, वो संविधान पे बैठे हुए एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक प्रदेश का संचालन कर रहे हैं, जो प्रदेश की पूरी जनता के कर रहे हैं, उनके रहबर हैं। तो उनके ऊपर इस प्रकार का बोलना शायद ठीक नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा 2-4 पॉइंट्स हैं उसको बड़ा स्पष्ट तौर पे बोलूं कि जिस प्रकार से सोनिया जी ने पीवी नरसिम्हा राव को प्लांट करके अपने आप को बढ़ाने के लिए सोचा था, उस प्रकार से नीतीश जी ने सोचा कि ये फिट कैंडिडेट है। वही प्रकरण जो पीवी नरसिम्हा राव साहब का हुआ, वही प्रकरण यहाँ पे हो गया कि वो धीरे धीरे चीज़ों को संभालते गए और वो एक काबिल प्राइम मिनिस्टर सामने आने लग गए धीरे धीरे कांग्रेस के स्तरों से। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि नीतीश के बराबर में नीतीश कुमार की तरह उनका एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गया, दिखने लग गया। जीतन राम मांझी एक सीएम है। अगर आज की डेट में कोई भी व्यक्ति किसी सीएम को डिथ्रोन करने की बात करता है और उसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन है, तो उसका मतलब एक क्लियर होता है कि अंदर से उसको पार्टी स्ट्रक्चर से ऑर्डर आए। तो या तो वो प्रवक्ता जो है उसको निलंबित करें कि अगर ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा है तो खुल के बोलें कि क्यों उनको हटाया जा रहा है, क्या उनका काम ठीक नहीं है, अयोग्य है, अगर अयोग्य है तो क्यों बनाया था। उसके अलावा जिस प्रकार से अभी मिथिलेश जी ने बोला कि जी हमने उनको बख्शा, उनको एज कि उनको दिया कुछ तो बहुत बड़ा काम करा, तो क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दलित में से महादलित में से आपने बनाया और आज आप बैकवर्ड क्लास में हैं और आप अपने आप को पार्टी का सरगना समझते हैं, पार्टी का ऑल इन ऑल समझते हैं, जी। आप शरद यादव जी को भी कई जगह स्नब कर चुके हैं, ऐसा कोई ये पब्लिक डोमेन में है चीज। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जो भी ये स्नबिंग की बात आती है, तो क्या ये जनता दल यूनाइटेड है या जनता दल नीतीश है, तो एक बड़ा सवाल ये भी होता है। उसके अलावा नीतीश जी का अस्तित्व वापस लाने वाला बीजेपी था जिन्होंने उसे एलओपी बनाया। उसके अलावा क्या ये आज सार्वजनिक तौर पे ये बोल सकते हैं कि जी जीतन राम मांझी एक सक्षम व्यक्ति नहीं है और हमने गलत व्यक्ति के हाथ में सरकार दे दी थी। इनकी हालत इस समय वही है जिस प्रकार सोनिया जी जो इनकी नई नवेली दोस्त बनी है कांग्रेस पार्टी, उसी की तरह है कि वो बोलते हैं ना, गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलता है, उनकी प्रवृत्ति इनमें आ गई है कि तुच्छता और जातिवाद की राजनीति करने के लिए आ गया है। उपेंद्र जी, 2 सवाल है मेरे आपसे। एक तो ये सवाल है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य आप क्या देख रहे हैं, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनका आकलन करते हुए। दूसरा, ये जो स्थिति बनी हुई है इस समय जेडीयू के अंदर, क्या इसका फायदा आपको लग रहा है कि बीजेपी को होगा जब नवंबर दिसंबर में जब चुनाव होने हैं? देखिए, जो कुछ हो रहा है इसका फायदा तो बीजेपी को होगा ही। और जहां तक नीतीश कुमार की राजनीति की बात है, तो मुझे लग रहा है कि उनकी राजनीतिक मौत हो चुकी है। वो अभी जो राजनीति कर रहे थे 1995 के बाद, वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत पर राजनीति कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से ताकत लेकर ही वो दूसरे नेताओं पर हावी हो गए। तो अब भारतीय जनता पार्टी से जैसे ही वो हटे कि उनका पतन शुरू हो गया। हमें लगता है कि उनकी राजनीतिक मौत उसी रोज हो गई जिस रोज वो उन्होंने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से अलग किया। अटल बिहारी वाजपेयी और ये आडवाणी जी, ये कहने का होता था कि जॉर्ज फर्नांडिस सब कुछ करते हैं और ये तो सेकुलर आदमी है, इनका बीजेपी से ज्यादा संबंध नहीं है। लेकिन इन्हीं का बीजेपी से ज्यादा संबंध था। आडवाणी जी और अटल जी दोनों के बहुत प्रिय थे। उसके कारण है कि इनके मात्र 7 विधायक जीते थे 95 में, भाजपा के 42 जीते थे। लेकिन ये कैसे मैनिपुलेट करके वो दोनों
का साथ पा करके अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाते चले गए। इसलिए जब इन्होंने छोड़ दिया था बीजेपी, क्योंकि इनके पास अपनी कोई ताकत ही नहीं है, इनकी ताकत का पैमाना देखना है 1995 का चुनाव देखिए, जहां इनको 7 सीटें मिली थी 324 में, भारतीय बिहार और झारखंड में एक था। तो अब इसीलिए हमें नहीं लग रहा इनका कोई राजनीतिक भविष्य है। चलिए उसका हैंगओवर जितना दिन तक चले उतना दिन तक चले। पुष्पेंद्र जी बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। लेकिन मुझे लगता है कि जो बात उपेंद्र जी कह रहे हैं मैं पूरी तरह सहमत हूं उनसे, और मिथिलेश जी हैं पार्टी को डिफेंड करना है, पार्टी डिफेंड नहीं कर पा रहे, लेकिन जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, आज जो हमने टेलीविजन पे दृश्य देखे हैं, लोगों ने नीतीश कुमार को हाय हाय कहना शुरू कर दिया, एमएलए टेलीविजन पे आकर के बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि सर के ऊपर विधानसभा चुनाव है, पार्टी की स्थिति यह है कि वो टूट के कगार पे खड़ी है, और लोकसभा में जिस तरीके से सूपड़ा साफ हुआ है उससे लोग अपने जीत को लेकर के डरे हुए हैं। पार्टी टूटेगी, बहुत बड़ा धड़ा बीजेपी के साथ जाएगा। अब उसमें मांझी जी रहेंगे या नहीं रहेंगे ये अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सियासी जीवन की मैंडेटरी ओवर की आखिरी बॉलें फेंक रही हैं। चले आपसे बहुत संक्षेप में उत्तर दीजिए, बहुत संक्षेप में। देखिए अभी जो स्थिति बन रही है, आप ये नहीं कर सकते कि भाई ये पार्टी कल टूट जाएगी आज टूट जाएगी, अभी समझाया बुझाया जा रहा है। दूसरी बात है कि आज कल जो है विधायक दल का मीटिंग है और उसमें तो नीतीश आपके मुख्यमंत्री वो तो उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं बुलाऊंगा, आप कौन होते हैं? अब जो है वो बुलाया गया है, वो उसको मना कर देगा, बहुत लोग नहीं जाएंगे कल, 20 तारीख को बुला रहे हैं। अध्यक्ष का ये पावर है और पावर है, वो पावर के अनुसार जो है वो ये बताइए पार्टी कितने दिन में टूट रही है? चलिए विधायक दल का उसके समय समाप्त हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिथिलेश जी आपका, रमन मलिक जी आपका, पुष्पेंद्र जी आपका, उपेंद्र जी आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अब देखना यह है कि जो चुनावी जिस तरीके से दांव चला था नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होने के बाद, एक भी चाल उनकी सही दिशा में पड़ती दिखाई दे नहीं रही है। देखना यह है कि इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से पड़ेगा, क्योंकि राजनीति बिहार में काफी तेजी से बदल रही है। फिलहाल घटना चक्र में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।